एक्स रेज की खोज हुए कई साल हो चुके थे। मरी क्यूरी और उनके पति और रिसर्च पार्टनर पियर जानना चाहते थे कि कैसे मैटर का एक अंश त्वचा यहां तक कि दीवारों के भी आर पार देख पाना मुमकिन बना देता है। मरी को पता चला कि दुनिया में कुछ ऐसी दुर्लभ जगहें हैं जहां यूरेनियम से भरपूर चट्टानों में कुछ अनोखे गुण हैं। गहरे बादामी रंग के इस ओर में पाइन नीडल्स मौजूद थीं और ये पूर्वी यूरोप के उस हिस्से से आया था जिसे आज हम चेक रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन ये चीज बहुत ही दुर्लभ थी और इसकी छोटी सी मात्रा को डिस्टिल करने में भी काफी समय और मेहनत लगती थी। इन दोनों ने इस ओर को शुद्ध करके पिच ब्लेंड नाम का मिनरल बनाने के लिए मुश्किल हालात में काम किया, जो 50 से 80% यूरेनियम था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन मरी और पियर इससे भी ज्यादा दुर्लभ चीज ढूंढ रहे थे। उन्हें टनों ओर को प्रोसेस करने में 3 साल लग गए, 1 ग्राम के भी 1/10वें हिस्से को अलग करने में, जिसे उन्होंने नाम दिया रेडियम। मरी और पियर ने एक बिल्कुल नई चीज को खोज निकाला था। इन्होंने दिखाया कि रेडियम पर बहुत अधिक तापमान का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह अजीब बात थी, ज्यादातर चीजें तेज गर्मी की वजह से काफी बदल जाती हैं। एक और बात भी थी, इससे फौरन एनर्जी निकलती थी, केमिकल रिएक्शंस के जरिए नहीं बल्कि एक अनजान मैकेनिज्म के माध्यम से। मरी क्यूरी ने इस नए फिनोमिनन को नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। मरी, पियर, आयरीन और जिससे बाद में वो शादी करने वाली थी, इस परिवार को साइंस की फील्ड में 5 नोबेल प्राइज मिलने वाले थे। इन्होंने जिस पिच ब्लेंड को रिफाइन करके बॉटल्स, ट्यूब्स और फ्लास्क्स में भरा था, बाद में उसके रेडियम पार्टिकल्स बचे रह गए थे। ये इतने दमदार थे कि रात में इनसे लैब रोशन हो जाता था। मरी ने लिखा था, ये चमकती ट्यूब्स यहां लैब में पृथ्वी पर मौजूद तारों जैसी लगती हैं। मरी ने सही नतीजा निकाला था कि यह चमक रेडियो एक्टिव एटम्स के केंद्र में मौजूद किसी चीज की वजह से दिख रही थी। हजारों साल तक यह सोचा जाता रहा कि एटम्स मैटर की सबसे छोटी यूनिट है। पृथ्वी पर मौजूद क्यूरी के ये सितारे इस बात के सबूत थे कि एटम के अंदर एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां और भी छोटे पार्टिकल इंटरैक्ट कर रहे थे। इस जादुई रात के 100 साल बाद भी क्यूरी की कुकबुक्स उस कमाल की रेडियो एक्टिविटी से जगमग थीं जो उन्होंने खोजी थी। 1933 में हंगरी के फिजिसिस्ट लियो जिलार्ड एक बायोलॉजिस्ट बनने के बारे में सोच रहे थे। जिलार्ड को मालूम था कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्दा। फिर लंदन में इस ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार करते हुए उन्हें अचानक एक ख्याल आया, अगर उन्हें किसी ऐसे एलिमेंट की अच्छी खासी मात्रा मिल जाए जो 2 न्यूट्रॉन्स को छोड़ते समय एक को जज्ब कर ले, तो फिर इससे एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बन जाएगा। 2 से बनेंगे 4 और 4 से 8 और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक न्यूक्लियस में मौजूद ढेर सारी एनर्जी निकलेगी नहीं। यह सब चलता रहेगा। यह केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। और बस इसी पल हमारी दुनिया बदल गई। लियो जिलार्ड को एक्सपोनेंशियल्स की ताकत भी मालूम थी और अगर एटम के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन शुरू हो जाता तो वेल्स की कल्पना के अनुसार एटॉमिक बॉम्ब बनाना मुमकिन हो जाता। वो इसकी तबाही की क्षमता की बात सोचकर ही दहल गए। जो उथल पुथल बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, ये बस उसका हाल का एक पहलू ही था। 1939 में एडोल्फ हिटलर के जन्मदिन पर उसके एक युवा और ज़हीन साइंटिस्ट पॉल हार्टेक के दिमाग में फ्यूहरर के लिए खास तोहफा था। हार्टेक ने नाज़ी वॉर ऑफिस को एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हुई तरक्की के बल पर एक ऐसे एक्सप्लोजिव को बनाया जा सकता है जो आम हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो एडोल्फ हिटलर को एक एटॉमिक बॉम्ब देना चाहता था, लेकिन हिटलर का वास्ता कभी किसी न्यूक्लियर हथियार से पड़ा ही नहीं था, क्योंकि उसने तो अपने इलाकों में मौजूद कई शानदार फिजिसिस्ट्स को कत्ल कराया, जेल में डाला या देश से निकाल दिया था। ऐसे लोग यहूदी, लिबरल या फिर दोनों ही थे। युद्ध शुरू होने से ठीक 1 महीना पहले लियो जिलार्ड लॉन्ग आइलैंड के उस घर में गए जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किराए पर ले रखा था।
जो फिजिसिस्ट अक्सर लियो जिलार्ड को मैनहट्टन से बाहर ले जाया करता था, वो 1939 में अगस्त के उस दिन था नहीं। तो जिलार्ड ने इस काम के लिए हंगरी के ही एक प्रवासी एडवर्ड टेलर नाम के एक युवा साइंटिस्ट को साथ ले लिया। बुडापेस्ट में सताए जाने के कारण उन्होंने और उनके परिवार ने म्यूनिख में शरण ली, जहां एक ट्रैफिक हादसे में उन्होंने अपना दायां पैर खो दिया। 1930 के दशक की शुरुआत में टेलर और उनके परिवार को एक बार फिर भागना पड़ा। जैसे हार्टेक बॉम्ब के बारे में हिटलर को बताना चाहते थे, जिलार्ड भी ऐसे हथियार की जबरदस्त ताकत से प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को वाकिफ कराना चाहते थे। जहां तक सम्मान और प्रभाव की बात है, तो दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट आइंस्टाइन से टक्कर नहीं ले सकता था। आइंस्टाइन को डर था कि कहीं हिटलर के हाथ कोई न्यूक्लियर हथियार न लग जाए। ऐसा खतरनाक हथियार छोड़ने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता था। आइंस्टाइन एटॉमिक बॉम्ब बनाने की अमेरिका की कोशिश से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे, जिसे बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। पर उन्होंने युद्ध में एटॉमिक न्यूक्लियाई के संभावित इस्तेमाल के बारे में राष्ट्रपति को आगाह जरूर कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने एक रिपोर्टर से कहा था कि अगर उन्हें मालूम होता कि जर्मन्स एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने में नाकाम हो जाएंगे, तो उन्होंने इस